हमारी कहानी एक प्रिंस से शुरू होती है जो कभी महान सौंग एम्पायर का सबसे ताकतवर योद्धा था। लेकिन अब उसके सगे बाप ने ही उसे बॉर्डर पर एग्जाइल कर दिया है। जब असैसिन्स उस पर हमला करते हैं तब भी एम्पर को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सब इसलिए क्योंकि यह प्रिंस अंधा है और कल्टीवेट करने में असमर्थ है। परफेक्शनिस्ट जीन लॉन्ग की नज़रों में वो बस एक बेकार इंसान है। एम्परर के लिए यह प्रिंस उसकी लेगेसी पर एक धब्बे जैसा है जिसे उसने बॉर्डर पर घुट घुट कर मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन उसकी जर्नी के दौरान किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक उसका 1000 पाथ सिस्टम अवेकन हो जाता है। पहले ही दिन उसे सीकर्स कॉन्स्टिट्यूशन मिलती है जिससे वो किसी भी ऐसी सोर्ड की एसेंस सोख सकता है जिसे वो अपना मास्टर मानता है। तलवार जितनी मशहूर होगी रिवॉर्ड्स उतने ही बड़े होंगे। इस वक्त हम उसे अपनी कैरेज में रखी एक तलवार की ओर देखते हुए पाते हैं जिसे जोंग वू के नाम से जाना जाता है। जोंग वू उसे खुद एम्परर जीन लॉन्ग ने तोहफे में दी थी। प्रिंस बिना एक पल गंवाए अपनी सीकर एबिलिटी एक्टिवेट करता है और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। उसे अपने दिमाग में तलवार के पुराने मास्टर्स की शक्ति महसूस होती है। कुछ समय बाद वो तलवार बेजान और फीकी पड़ जाती है। उसकी स्पिरिट पूरी तरह खत्म हो चुकी है और वो महज लोहे का एक साधारण टुकड़ा बनकर रह गई है। प्रिंस एक गहरी सांस लेता है और महसूस करता है कि आखिरकार उसने मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कदम रख दिया है। हालांकि वो अभी सिर्फ फर्स्ट रैंक पर है, लेकिन आज के बाद वो बेकार प्रिंस नहीं रहा जिसे दुनिया कमजोर समझती थी। इधर प्रिंस अपनी इंटरनल एनर्जी को स्टेबलाइज कर ही रहा होता है कि बाहर से एक गार्ड आवाज देता है कि वे जायंट पहुंच चुके हैं। शहर के दरवाजे बंद है, जो साफ तौर पे उसकी बेइज्जती करने की एक कोशिश है। कोई इंतजार कर रहा है कि वो गिड़गिड़ाए। अंधा होने के कारण उसे कैरेज से बाहर निकलने के लिए रास्ता टटोलना पड़ता है और जैसे ही उसके कदम जमीन पर पड़ते हैं दरवाजे चरचराहट के साथ खुल जाते हैं। घोड़ों के दौड़ने की आवाज के बीच एक कड़क आवाज गूंजती है। गेंटाई का कमांडर जियाओ शांग ऐलान करता है कि वो प्रिंस से मिलने आया है। इतना कहने के बावजूद जियाओ शांग अपने घोड़े से नीचे नहीं उतरता। हमारा प्रिंस देख नहीं सकता, लेकिन वो कमांडर की इस बदतमीजी को साफ महसूस कर सकता है। आखिर जंग के मैदान में अपनी जिंदगी बिताने वाला जनरल एक अंधे इंसान के सामने क्यों झुकेगा? प्रिंस सादगी से कहता है कि इन औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। वो समझाता है कि भले ही उसे जीएनटाई की देखरेख के लिए भेजा गया है, लेकिन वो फिर भी जनरल के तजुर्बे पर ही निर्भर रहेगा। वो खुद को बहुत हम्बल रखता है और गुस्से का कोई निशान नहीं दिखाता। सच तो ये है कि अभी उसके पास शिकायत करने की ताकत भी नहीं है। ये देखकर कि प्रिंस अपनी ताकत का रौब नहीं झाड़ रहा, ज़ाओशान का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। जनरल अपने एक ऑफिसर चोंगशान को हुक्म देता है कि वो प्रिंस को गिनताई के अंदर ले जाए और उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखे, और फिर अपने घुड़सवारों के साथ वहां से निकल जाता है। रास्ते में चोंगशान उसे आउटपोस्ट के बारे में बताता है। तभी एक पवेलियन के पास पहुंचते ही प्रिंस की आत्मा में एक तेज हलचल होती है। ये उसकी सीकर्स कॉन्स्टिट्यूशन है जो पास की किसी चीज पर रिएक्ट कर रही है। चोंगशान हाथ उठाकर उस इमारत की तरफ इशारा करता है और उसे स्वॉर्ड पवेलियन कहता है। इसके अंदर महान सॉन्ग जनरल्स की तलवारें और दुनिया भर से इकट्ठा की गई मशहूर स्वॉर्ड्स रखी हैं। प्रिंस की नई शक्तियों के लिए यह किसी खजाने से कम नहीं है। चोंगशान हंसते हुए कहता है कि एक सैनिक की सबसे बड़ी ख्वाहिश अपनी तलवार इस पवेलियन में छोड़ने की होती है, और फिर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि प्रिंस तो अंधा है। वो बेरहमी से कहता है कि प्रिंस इन मशहूर तलवारों को देख भी नहीं सकता। ऐसा लगता है कि जेंटाई में कदम रखते ही हवाएं ठंडी हो गई हैं। हमारा प्रिंस उस ऑफिसर की नफरत को महसूस कर सकता है। चोंगशान शेखी बघारता है कि उसने फर्स्ट प्रिंस के साथ कई खूनी लड़ाइयां लड़ी हैं और दर्जनों बार मौत के मुंह से बचकर 6th रैंक तक पहुंचा है। वो पूछता है कि क्या इस बेकार प्रिंस को अभी भी लगता है कि वो महल में है? अब चोंगशान की दुश्मनी साफ हो चुकी है। उसके लिए फर्स्ट प्रिंस के अलावा हर कोई दुश्मन है, और यह अंधा 6th प्रिंस उसके लिए शिकार करने का सबसे आसान जरिया है। वो प्रिंस के कमरों की तरफ इशारा करता है और ये कहकर चला जाता है कि उनके पास एक दूसरे से निपटने के लिए बहुत समय है। पवेलियन के बाहर अकेला खड़ा प्रिंस इन धमकियों से बेअसर है। दूसरे सोच सकते हैं कि जिंताई में उसका भविष्य बर्बाद हो गया है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस इमारत के सामने खड़े होकर उसे कितनी खुशी मिल रही है। एम्परर जीन लॉन्ग की नज़रों में उसकी हैसियत भले ही कम हो, पर यह जगह उसके लिए एक वरदान है। यहाँ मौजूद हर तलवार उसकी तरक्की के लिए ईंधन बनेगी। सूरज ढलते देख वो रास्ता पूछकर अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह वो अपना 1000 पाथ सिस्टम एक्टिवेट करता है और उसकी हथेली में एक मेडिसिनल पिल प्रकट होती है। वो उसे तुरंत निगल लेता है और अपने शरीर में एनर्जी का एक सैलाब महसूस करता है। ये एक ताकतवर ट्रू एसेंस पिल है। जैसे ही पिल का असर खत्म होता है उसकी इंटरनल एनर्जी थोड़ी और बढ़ जाती है। ज़्यादातर डेली रिवॉर्ड्स ऐसी ही साधारण पिल्स होती हैं, लेकिन बड़ी ताकतों के लिए उसे मंथली या ईयरली रिवॉर्ड्स का इंतजार करना होगा। जब वो दवा को पूरी तरह अब्जॉर्ब कर लेता है तो एक गाइड की मदद से वापस स्वॉर्ड पवेलियन पहुंचता है। उसका शरीर जैसे उत्साह से कांप रहा है और उसे अनगिनत तलवारों की झंकार सुनाई दे रही है। इस पवेलियन की 6 मंजिलें हैं और आप जितना ऊपर जाएंगे एनर्जी उतनी ही तेज होती जाएगी। वो 6ठी मंजिल पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां की स्वॉर्ड इंटेंट इतनी तेज है कि उसके लिए करीब जाना भी नामुमकिन है। आखिरकार वो 3री मंजिल पर रुकता है। ये तलवारें भले ही लेजेंडरी ना हो, लेकिन साधारण भी नहीं है।
देखते ही देखते गिनताई में अफवाह फैल जाती है कि एक अंधा प्रिंस अपना सारा समय सोर्ड पवेलियन के अंदर बिताता है। वो तलवारों के सिवा किसी चीज पर ध्यान नहीं देता। शुरुआत में अधिकारियों को डर था कि शायद ये प्रिंस अपनी खोई हुई हैसियत वापस पाने की कोशिश करेगा, लेकिन वक्त के साथ सब भूल गए कि जिंटाई में कोई सिक्स्थ प्रिंस भी रहता है। 1 साल का समय पलक झपकते ही बीत जाता है। हम उसे अब पवेलियन की चौथी मंजिल पर खड़ा पाते हैं। उसने पिछला पूरा साल तीसरी मंजिल पर सोर्ड इंटेंट को सोखने में बिताया है। रात होते ही वो बेजान सोर्ड स्लेव्स के पास से गुजरते हुए बाहर निकलता है। उनमें से एक गुलाम तंज कसता है कि आखिर ये अंधा प्रिंस 1 साल से रोज यहाँ क्या करने आता है। वो मजाक उड़ाता है कि क्या यहाँ रहने से एक अंधा इंसान तलवारबाजी सीख जाएगा। दूसरा गुलाम कहता है कि कम से कम प्रिंस तलवारों के प्रति वफादार तो है। पहला गुलाम अपने साथी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक अंधा और बेदखल किया हुआ प्रिंस किसी की कोई मदद नहीं कर सकता। दूर खड़ा हमारा प्रिंस अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। ये गुलाम उसे साधारण समझ रहे हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो पहले ही 4th रैंक पर पहुंच चुका है। अंधा होने की वजह से उसके सुनने की शक्ति बहुत तेज है, लेकिन उसे इन गुलामों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। चांद आसमान पर चमक रहा है और प्रिंस का उत्साह बढ़ता जा रहा है। 1 साल से वो रोज चेक इन कर रहा था, लेकिन आज उसे उसका स्पेशल 1 ईयर रिवॉर्ड मिलने वाला है। आखिरकार वो पल आता है और वो सिस्टम एक्टिवेट करता है। सिस्टम उसे बधाई देता है कि उसने एक इंसान के शरीर में पावर ऑफ गोस्ट्स एंड गॉड्स हासिल कर ली है। अचानक उसका दायां हाथ बदलने लगता है। एक भयानक एनर्जी निकलती है और रूहों के चीखने की आवाजें हवा में गूंज उठती हैं। वो सारी शक्ति उसके दाहिने हाथ में समा जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। प्रिंस की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो आखिरकार अपने आसपास की दुनिया देख सकता है। हालांकि उसकी दृष्टि सिर्फ 3 मीटर तक सीमित है, लेकिन उसने पहली बार रोशनी देखी है। ये गोस्ट हैंड उसे अपना शरीर फिर से तराशने की ताकत देता है। 3 साल के मातम और 1 साल के एग्जाइल के बाद वो महल की दौलत और एम्परर के मिजाज से तंग आ चुका है। अब उसका नया मकसद अमर होना है। अगली सुबह पहली बार वो सॉर्ड एलियन नहीं जाता। कहानी आगे बढ़ती है एक ठंडी तलवार के साथ। एक सॉर्ड स्लेव की आंखों में अचानक नफरत चमकती है और वो हमला कर देता है। उसे लगता है कि एक अंधे आदमी को मारना बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही वो 2 मीटर के दायरे में आता है, प्रिंस के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती। प्रिंस बड़ी शांति से अपनी उंगलियों के एक इशारे से उस तलवार को रोकता है। एक पल में सोर्ड इंटेंट की बारिश होती है और खून के फव्वारे छूटने लगते हैं। वो 2nd रैंक का गुलाम यकीन नहीं कर पाता कि जिस प्रिंस को बेकार समझ रहा था, उसने एक ही वार में उसे खत्म कर दिया। ऐसा वार जिसे एक 3rd रैंक मास्टर भी नहीं कर पाता। मरते वक्त उसे एहसास होता है कि पूरी दुनिया को धोखा हुआ है। हमले की खबर 15 मिनट में चारों तरफ फैल जाती है। चोंगशान मौके पर पहुंचता है और लाश को देखकर हैरान रह जाता है। वो मानता है कि उसने शायद 6th प्रिंस को कम आंकने की गलती कर दी है। प्रिंस अपनी तेज इंद्रियों से जनरल के पीछे छिपी नफरत और कातिलाना इरादे को महसूस कर सकता है। वो जानता है कि जिंटाई की सुरक्षा इतनी भी कमजोर नहीं है कि कोई गुलाम उसके इतना करीब आ जाए। प्रिंस अपनी शंकाओं को छुपाते हुए कहता है कि यहाँ की सुरक्षा बहुत निराशाजनक है और उम्मीद करता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। वो चेतावनी देता है कि अगर सुरक्षित इलाके में 6th प्रिंस पर दोबारा हमला हुआ तो जनरल के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। चोंगशान की आंखों में गुस्सा चमकता है और वो मन ही मन वादा करता है कि अगला मौका नहीं मिलेगा। प्रिंस को एहसास होता है कि 4th या 5th रैंक अभी भी बहुत कमजोर है। ये हमलावर इसलिए हार गया क्योंकि उसे प्रिंस की असलियत नहीं पता थी, लेकिन अगला हमला इतना आसान नहीं होगा। वो जानता है कि चोंगशान इस साजिश का हिस्सा है और वो अभी जनरल का सामना करने के लायक नहीं है। वो पवेलियन की चौथी मंजिल पर वापस जाता है और एक खास तलवार की ओर हाथ बढ़ाता है। अचानक उसे उस तलवार से एक चुभने वाली ऑरा महसूस होती है। वो अपनी सीकर एबिलिटी एक्टिवेट करता है। गोस्ट हैंड की ताकत उस तलवार की चीख को निगलने लगती है और साथ ही उसके अपने शरीर को फौलाद जैसा बनाने लगती है। आधा महीना गुजर जाता है और वो 6 डिजायर सॉर्ड टेक्निक में महारत हासिल कर लेता है। ये अब तक की सबसे ताकतवर तकनीक है जो उसने सीखी है, लेकिन इसकी एक बड़ी खामी है। अगर उसकी तरक्की धीमी रही तो ये तकनीक उसकी जान भी ले सकती है। रात होते ही वो बाहर निकलता है और उन्हीं गुलामों के सामने रुकता है। वो उसी गुलाम से बात करता है जिसने पहले उसका बचाव किया था। प्रिंस को उसमें एक पैदाइशी तलवारबाज नजर आता है। वो उसे अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता है और कहता है, बाकियों को मार डालो। ये सुनते ही गुलाम की आंखों में एक दीवानगी छा जाती है और वो अपने ही साथियों पर भेड़िए की तरह टूट पड़ता है। कुछ ही देर में सिर्फ एक गुलाम जिंदा बचता है। प्रिंस खुश होकर उसे 6 डिजायर सॉर्ड टेक्निक देता है और ऐलान करता है कि आज से इसका नाम शूरा होगा। आधा महीना बीतने के बाद शूरा अभ्यास कर रहा होता है और उसके मूव्स बहुत ही शानदार हैं। तभी अचानक दरवाजा तेज आवाज के साथ खुलता है और हथियारों से लैस सैनिक अंदर घुस आते हैं। सबसे आगे चोंगशान है, जो गुस्से में चिल्लाता है, 6th प्रिंस की हिम्मत कैसे हुई पवेलियन के अंदर कत्लेआम करने की। शेनबाई उसे देख नहीं सकता, लेकिन जनरल की आवाज उसे साफ सुनाई दे रही है। वो इस बात पर गौर करता है कि भले ही एम्परर उसे पसंद न करते हों, पर वो फिर भी एक प्रिंस है। वो जोर से पूछता है कि क्या जनरल सच में मामूली स्लेव्स के लिए हंगामा कर रहा है या फिर खुद जनरल ने ही उन्हें एक रॉयल का मजाक उड़ाने का ऑर्डर दिया था। चोंगजैम के चेहरे के भाव तुरंत बदल जाते हैं। वो यहाँ मुसीबत खड़ी करने आया था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है जिसे वो झेल नहीं सकता।
फिर भी उसका इस मामले को रफा दफा करने का कोई इरादा नहीं है। वो दलील देता है कि मजाक उड़ाने की बात कानून देख लेगा, लेकिन प्रिंस के बगल में खड़े स्लेव को मर्डर के लिए मरना ही होगा। वो अपनी आंखों से अपने गार्ड को एक इशारा करता है। इशारा मिलते ही गार्ड तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकालता है और शूर की तरफ हमला कर देता है। ये हमला बहुत ही अचानक था। शूर की आंखें सिकुड़ जाती हैं और वो तेजी से रिएक्ट करता है। वो इस स्ट्राइक का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसकी ट्रू सर्जेस एक लहर की तरह उठती है और वो बिना किसी रहम के अपनी आयरन सोर्ड आगे बढ़ाता है। सिक्स डिजायर सोर्ड टेक्निक को इतनी प्रिसिशन के साथ अंजाम देता है कि ये वाकई देखने लायक नजर है। दोनों के टकराते ही उनकी शक्लें धुंधली हो जाती हैं और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन शुरा अपने दांत पीसते हुए खुद को वापस खड़ा करता है। उसके पेट के जख्म से लगातार खून बह रहा है। फिर भी चुंगशान द्वारा भेजा गया गार्ड ढेर हो चुका है। ये नतीजा देखकर चुंगशान गुस्से से पागल हो जाता है। वो अपनी खुद की ब्लेड निकालता है। उसके वार में एक पहाड़ जैसी तेजी है और वो शूर पर जानलेवा वार करता है। लेकिन ठीक उसी पल शेनबाई हरकत में आता है। सोर्ड लाइट की एक चमक क्रिम्सन स्ट्रीक की तरह निकलती है, जो अचानक शूर के ठीक सामने रास्ता रोक लेती है। एक तेज धात्विक आवाज के साथ चुंगशान की ब्लेड को मजबूती से पैरी कर दिया जाता है। शेनबाई कहता है, जनरल, तुम मेरे लोगों को इतनी आसानी से मारने की कोशिश करके काफी बोल्ड बन रहे हो। वो अपनी बात जारी रखता है कि अगर शुरा उसका स्लेव है तो शूर उसके लिए मारता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो पूछता है कि क्या जनरल को वाकई लगता है कि वो इस पवेलियन पर अकेले राज करता है। इन शब्दों ने चुंगशान को तुरंत शांत कर दिया। हालांकि उसकी नजरें अभी भी बहुत खतरनाक है। उसने सोचा था कि प्रिंस ने पिछले असैसिन को महज किस्मत से मारा था, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि इस ब्लाइंड प्रिंस ने 4th रैंक हासिल कर ली है। वो एक गहरी सांस लेता है और जाने के लिए मुड़ता है। जैसे जैसे वो वहां से दूर जा रहा है, उसकी किलिंग इंटेंट और भी गहरी होती जा रही है। शिनबे को एहसास होता है कि जब वो एक सबॉर्डिनेट बनाने की कोशिश करता है तो उसके दुश्मन उसके हाथ काटने के लिए बेताब रहते हैं। फिलहाल वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने पर ध्यान दे सकता है। वक्त तेजी से बीतता है और वो सीक्लूडेड कल्टीवेशन में डूब जाता है। जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ती है, उसकी किलिंग इंटेंट परसेप्शन की रेंज और भी फैलती जाती है। ज़्यादा साफ देख पाने का यह एहसास उसकी मुश्किल ट्रेनिंग के लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है। करीब आधे साल बाद उसकी स्ट्रेंथ पहले ही 6th रैंक तक पहुंच चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि पहले इसी रैंक का इस्तेमाल करके चुंगशान ने उसे कई बार धमकाया था, लेकिन अब चुंगशान उसका मुकाबला नहीं कर सकता। फिर भी अभी मुसीबत मोल लेना अपनी स्ट्रेंथ को बहुत जल्दी एक्सपोज कर देगा और बाकी दुश्मनों को अलर्ट कर देगा। बदकिस्मती से जब कोई शांति से कल्टीवेशन करना चाहता है तो हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ों को वैसा नहीं रहने देते। उसी वक्त शूर कमरे में दाखिल होता है। वो रिपोर्ट देता है कि जनरल चुंगशान ने कल की ग्रेट सोर्ड सेरेमनी के बारे में संदेश भेजा है और प्रिंस को इसकी अध्यक्षता करने के लिए कहा है। शूर को शक है कि चोंगशान इस इनविटेशन के पीछे कोई साजिश छुपा रहा है। शेनबाई बस उससे कहता है कि मैसेंजर को बता दे कि वो वक्त पर पहुंच जाएगा। वो अपनी उंगलियां 7 स्टार ड्रैगन अबिस सोर्ड पर फेरता है, जिसकी ब्लेड ठंडी रोशनी से चमक रही है। चुंगशान ने उसे कई बार निशाना बनाया है। अब आखिरकार इस खतरे को खत्म करने का वक्त आ गया है। आखिर कोई कब तक किसी चोर से पहरेदारी कर सकता है? उससे बेहतर है कि चोर को ही रास्ते से हटा दिया जाए। अब पुराने और नए सारे हिसाब चुकता करने का वक्त है। अगली सुबह जल्दी सो टेरेस पर एक हॉर्न की गूंज सुनाई देती है और हम शियनबाई को सेंट्रल आइल से चलते हुए देखते हैं। हर तरफ भीड़ जुटी है और हजारों सोर्ड स्लेव जमीन पर घुटनों के बल बैठे हैं। चोंगशान ऐलान करता है कि अब स्लेव्स के लिए ब्लेड्स को शी सोर्ड पूल में ले जाने का वक्त आ गया है। जश्न की एक जोरदार आवाज के साथ हजारों स्लेव्स नए बने हथियारों को ले जाना शुरू करते हैं। पूल में बहुत सारी ब्लेड्स डालने के बाद कुछ खास स्लेव्स हथियारों का एक अलग सेट लेकर प्रिंस के पास आते हैं। चुंगशान समझाता है कि जो पहले से पूल में थीं वो महज मामूली ब्लेड्स थीं। वो जोर देता है कि इन फर्स्ट क्लास ट्रेजर्स को पवेलियन के चीफ ऑफिशियल द्वारा खुद पूल में पहुंचाया जाना चाहिए। शेनबाई उसे याद दिलाता है कि वो ब्लाइंड है और सुझाव देता है कि जनरल इसकी जगह ले ले। चुंगशान पलटवार करता है कि ये चीफ ऑफिशियल की ड्यूटी है और इसे किसी और को नहीं सौंपा जा सकता। वो कहता है कि अगर प्रिंस को असुविधा हो रही है तो कोई रास्ता दिखा सकता है। ये सुनकर शेनबाई धीरे से मुस्कुराता है और एक स्थिर भरोसेमंद चाल के साथ सोर्ड पूल की तरफ चलना शुरू करता है। सच कहूं तो उसकी ये शांति काफी प्रभावशाली है। चोंगजान के चेहरे पर हैरानी साफ दिखती है। उसे यकीन करना मुश्किल लग रहा है कि एक ब्लाइंड आदमी को किसी मदद की जरूरत नहीं है और वो इतने परफेक्ट बैलेंस के साथ चल सकता है। ये वाकई अनपेक्षित है। लेकिन जनरल के मन में एक अंधा आदमी अभी भी सिर्फ एक अंधा आदमी ही है। उसका मानना है कि प्रिंस के लिए फिर से उठने का कोई मौका नहीं है। आखिरकार उसने तय कर लिया है कि आज प्रिंस की मौत का दिन होगा। जैसे जैसे शेनबाई एक एक कदम बढ़ाकर सोर्ड स्लेव्स को पूल की तरफ ले जाता है, उसके ठीक पीछे चल रहे स्लेव्स की आंखों में एक ठंडी कातिलाना चमक दिखाई देती है। ठीक उसी पल जब सोर्ड्स पानी में जाने वाली होती हैं, शुरा छिपे हुए खतरे को सबसे पहले भांप लेता है। वो अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड निकालता है और खतरे को रोकने के लिए तुरंत 6 डिजायर स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। उसका पूरा शरीर अचानक ब्लड की एक क्रिम्सन मिस्ट में घिर जाता है
वो पावर के एक बड़े धमाके को ट्रिगर करने के लिए अपनी खुद की वाइटैलिटी का इस्तेमाल कर रहा है। एक अचानक धमाके के साथ शूरा 4th या 5th रैंक के एक असैसिन को रोकने में कामयाब हो जाता है। हालांकि 3 और लोग अपनी ब्लेड्स के साथ प्रिंस की तरफ बढ़ रहे हैं। इन तीनों में सबसे मजबूत पहले ही 5th रैंक तक पहुंच चुका है। अपनी आंखों में एक दीवानगी के साथ असैसिन अपनी सोर्ड को पूरी ताकत से नीचे घुमाता है। उसी पल 7 स्टार ड्रैगन अबिस सोर्ड अपनी म्यान से बाहर निकलती है। शेन बाई अपनी लेजेंडरी ब्लेड के साथ उस हमले का डटकर सामना करता है। असैसिन की सोर्ड तुरंत टूट जाती है। उसकी आंखें यकीन न कर पाने की वजह से सिकुड़ जाती हैं, लेकिन उसके पास ये सोचने का ज्यादा वक्त नहीं है। अगले ही पल उसकी चेतना खत्म हो जाती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। 5th रैंक के असैसिन के मारे जाने के बाद बाकी बचे 2 4th रैंक के हमलावर डर के मारे पीले पड़ जाते हैं। शेन बाई बहते पानी जैसी रवानगी के साथ हमला करता है और एक ही मोशन में दोनों 4th रैंक के असैसिन्स को ढेर कर देता है। इसी बीच आखिरी असैसिन और शुरा एक दूसरे से लड़ते हुए लहूलुहान हो चुके हैं। कत्ल की ये कोशिश बड़ी आसानी से नाकाम कर दी गई, जिससे सोर्ड पूल पर मौजूद हर कोई सदमे में रह गया। हर कोई इस अचानक हुए घटनाक्रम को हैरान होकर देख रहा है। खासतौर पर चंग शान को अपना पूरा शरीर कांपता हुआ महसूस होता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि प्रिंस ने एक ही वार में एक 5th रैंक एक्सपर्ट को मार गिराया। उसके बाद उसने आसानी से 2 4th रैंक हमलावरों को काट दिया। ऐसी ताकत हासिल करना एक स्टैंडर्ड वॉरियर के लिए भी नामुमकिन काम है। अपने मन के अंदर जनरल को एहसास होता है कि 6th प्रिंस अब उसके लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। उसे आज खत्म करना ही होगा। चुंगशान शेन बाई की तरफ भागते हुए गार्ड्स को आवाज देता है। वो खुद आखिरी बुरी तरह जख्मी असैसिन को खत्म कर देता है और बड़ी मक्कारी से पूछता है कि क्या प्रिंस ठीक है। लेकिन अगले ही पल चुंगजान का चेहरा जम जाता है। हम देखते हैं कि शेन बाई अचानक चंगशान की तरफ झपटता है। उसकी सोर्ड रोशनी की एक लकीर में बदल जाती है। एक तेज और निर्णायक आवाज के साथ 7 स्टार ड्रैगन अबिस चंगजान के गले को चीर देती है। जनरल सिर्फ हैरानी भरी आंखों से उसे देखता रह जाता है। शेन बाई शांति से अपनी ब्लेड वापस खींचता है और वहां जमा भीड़ को चिल्लाकर कहता है कि चोंगशान एक देशद्रोही साजिश में नॉर्दर्न मॉन्ग के गद्दारों के साथ मिला हुआ था। वो ऐलान करता है कि जनरल ने सेरेमनी के दौरान एक प्रिंस को मारने की कोशिश की और उसे मौके पर ही एग्जीक्यूट कर दिया गया है। ये नज़ारा आसपास की भीड़ को खौफ से भर देता है। हर कोई देख सकता है कि वो 4 असैसिन्स चोंगशान से जुड़े थे, लेकिन एक 5th रैंक मास्टर को एक ही वार में खामोश कर देना बिल्कुल अलग बात है। शेन बाई भीड़ को नजरअंदाज करता है और शुरा का सहारा लेकर सोर्ड पूल से बाहर निकल जाता है। आज वो पवेलियन के उसी जाने पहचाने रास्ते पर वापस जा रहा है, लेकिन अब कुछ बदल गया है। अब उसे वो हर जगह पीछा करने वाली नफरत महसूस नहीं हो रही है। अचानक पास ही एक कोड़े की गूंज सुनाई देती है। वो मुड़कर शुरा से पूछता है कि क्या हो रहा है। थोड़ी खामोशी के बाद शुरा बताता है कि सोर्ड टेरेस के कुछ गार्ड्स इस वक्त हंगामा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो नशे में है और एक मामूली नागरिक को कोड़े मार रहे हैं। ये सुनकर शेन बाई धीरे से सिर हिलाता है और उस हिंसा की आवाज की तरफ चलने लगता है। हम लू शानोंग नाम के एक आदमी को बेदर्दी से कोड़े मारते हुए देखते हैं। जिस आदमी को वो मार रहा है वो दर्द से कराह रहा है, फिर भी वो अपने हमलावर का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। उनके बगल में उल्टी हुई बंद गोभी की एक टोकरी पड़ी है। उस आदमी की पूरी रोजी रोटी बर्बाद हो गई है। लू शानोंग उस पर एक जनरल का रास्ता रोकने के लिए चिल्ला रहा है। वो हंसते हुए उस आदमी को पीट पीट कर मार डालने की कसम खाता है। उसी पल हवा में एक ठंडी चमक कौंधती है और एक ब्लेड उसके कोड़े को 2 टुकड़ों में काट देती है। इस अचानक दखल ने गार्ड्स को होश में ला दिया। शेन बाई पूछता है कि उस नागरिक ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि नशे में धुत सैनिकों से उसे ऐसी सजा मिले। वो पूछता है कि क्या सोर्ड टेरेस ने कानून का राज पूरी तरह छोड़ दिया है। गुस्से में भरा लू शानटोंग अपनी कमर से लॉन्ग सोर्ड निकालता है। वो घृणा से कहता है कि ये वही अंधा आदमी है जिसने अभी अभी उसके भाई को मारा है और अब और मुसीबतें ढूंढ रहा है। वो मजाक उड़ाता है कि क्या प्रिंस को लगता है कि गार्ड्स इतने कमजोर हैं। हालांकि जब वो बोलता है तो उसकी ब्लेड डगमगाती है और उसके एक कदम साफ तौर पे लड़खड़ा रहे हैं। पास ही उसके साथी उसे सोर्ड वापस रखने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब यकीनन प्रिंस को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो सड़क पर एक रॉयल के खिलाफ हथियार उठाने के अंजाम को अच्छी तरह समझते थे। शेन बाई चेतावनी देता है, अगर तुम नशे में हो तो फौरन अपने कमरों में वापस चले जाओ। अगर तुम मुझ पर हमला करने की जुर्रत करोगे तो हिज मैजेस्टी यकीनन तुम सबको मौत की सजा देंगे। शराब के नशे और गुस्से में लू शानोंग का चेहरा बिगड़ गया और वो हमला करने के लिए तैयार हुआ। हालांकि बाकी गार्ड्स ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसे कोई बेवकूफ़ी ना करने की सलाह दी। उन्होंने उसे याद दिलाया कि जनरल जाओ जल्दी वापस आएंगे और वही इस पूरे मामले को निपटाएंगे। उन्होंने गौर किया कि पिछले कुछ समय से नॉर्दर्न मांग की हलचलें तेज हो गई हैं, जिससे कई सोर्ड टेरेस जनरल्स को बॉर्डर के लिए निकलना पड़ा है। जब जनरल जाओ वापस आएंगे तो वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अपनी बात कहकर वो लोग वहां से चले गए। उन्हें जाते हुए देखकर शेन बाई धीरे धीरे अपना सिर हिलाता है। उसे पता था कि ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। सच कहूं तो एक प्रिंस के नाते उसे पूरा सम्मान मिलना चाहिए था।
इसके बजाय क्योंकि वो अंधा पैदा हुआ था उसे लगातार अपमान सहना पड़ा। चुंगशान की बार बार की उकसावे वाली हरकतें सबको पता थीं, फिर भी किसी ने कभी प्रिंस के बचाव में एक शब्द नहीं कहा। अब जब चुंगशान मर चुका है तो लोग अचानक जनरल की तरफदारी करने के लिए सामने आ रहे हैं। बदकिस्मती से यही शेनबे की मौजूदा स्थिति की कड़वी सच्चाई थी। उसने राजधानी की तरफ देखा, ये सोचते हुए कि क्या उसके पिता एम्परर वाकई ये मानते हैं कि ग्रेट सॉन्ग के सिक्स्थ प्रिंस का जन्म एक गलती थी। ये यकीनन एक बहुत ही बोझिल विचार है। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। हम शेनबाई को मेन हॉल में पालथी मारकर बैठे हुए देखते हैं। उसकी सांसें गहरी और स्थिर हैं। तभी शुरा शांति से कमरे में आता है। शुरा खबर देता है कि जनरल जाओ आखिरकार वापस आ गए हैं। जाओ जोन सोर टेरेस का कमांडिंग जनरल था, एक ऐसा शख्स जिसके पास 8th रैंक की जबरदस्त ताकत थी। वो 80,000 आयरन गार्ड्स की कमान संभालता था और उसने नॉर्दर्न मांग के मैदान ए जंग में आयरन लॉक हीरो का खिताब जीता था। वो हर मायने में एक बेहद दबंग आदमी था। इस वक्त शहर के बाहर एक विशाल जुलूस मीलों तक फैला हुआ है, जैसे कोई रेंगता हुआ ड्रैगन सोर्ड टेरेस की ओर बढ़ रहा हो। ज़ाओ शांग ने ठंडी नजरों से भीड़ को देखा। वो धारता है, चुंग जैन यहाँ क्यों नहीं है? मार्शल अफेयर्स के चीफ होने के नाते जनरल की वापसी पर स्वागत के लिए ना आना मिलिट्री लॉ का एक गंभीर उल्लंघन था। उसकी आवाज बादलों की कड़क जैसी थी और आंखें तेज बिजली जैसी। जंग के मैदान से आई उसकी जानलेवा ऑरा ने वहां मौजूद हर किसी को खौफ से भर दिया। लू शांतोंग आगे बढ़ता है और एक घुटने के बल झुक जाता है। वो कहता है, जनरल चोंगशान को सिक्स्थ प्रिंस द्वारा मार दिया गया है। ये सुनते ही जाओ शोंग की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो कातिलाना इरादा जिसे वो दबाने की कोशिश कर रहा था अचानक भयानक तीव्रता के साथ बाहर आता है। वो चिल्लाता है, ये कैसे मुमकिन है? हालांकि चोंग जैन की ताकत थोड़ी कम थी, लेकिन उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज बेहतरीन थीं, जिससे वो एक बहुत ही कीमती सबॉर्डिनेट बन गया था। लू शानोंग फिर से झुकते हुए समझाता है कि सिक्स्थ प्रिंस की स्ट्रेंथ असाधारण थी और वे सभी इस बात से अनजान थे। लू शोंग ने जनरल जाओ श्यांग को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया है। वह उसे बताता है कि कैसे शेनबे ने बिना किसी सबूत के चिंग शान पर हमला किया और उसे बेरहमी से मार गिराया। वह अफसोस जताते हुए कहता है कि नॉर्दर्न मांग के खिलाफ 10 सालों तक जंग लड़ने वाले एक जांबाज योद्धा का अंत इतना दर्दनाक हुआ और मरते मरते उस पर गद्दारी का कलंक लगा दिया गया। ये चंद शब्द जाओ श्यांग को आग बबूला करने के लिए काफी थे। वह गुस्से में दहाड़ता है, रास्ता दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि वो प्रिंस सरेआम एक बेगुनाह को मारने की हिम्मत कैसे करता है। इतना कहकर वो अपने घोड़े को तेजी से सॉर टेरेस की तरफ दौड़ा देता है, जबकि पीछे खड़ा लू शोंग एक शातिर और कड़वी मुस्कान के साथ उसे जाते हुए देख रहा है। जाओ शांग असल में एम्परर का एक बेहद भरोसेमंद जनरल है, जबकि एम्परर की नज़रों में सिक्स्थ प्रिंस उनके शाही खानदान के नाम पर एक धब्बे से ज्यादा कुछ नहीं है। लू शोंग सोच रहा है कि अगर ऐसा कोई धब्बा हमेशा के लिए मिट जाए तो एम्परर भी खुशी होंगे। इसी बीच सॉर्ड पेविलियन के अंदर का नज़ारा कुछ और ही है। शूर को जनरल के आने की खबर मिलती है और वह घबराकर शेनाए से गुजारिश करता है कि जब तक ये मुसीबत टल नहीं जाती वह कहीं छिप जाए। और प्रिंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपनी धुन में मगन है और तलवारों की सॉर्ड एनर्जी को लगातार अपने अंदर सोख रहा है। तभी अचानक पवेलियन के मुख्य दरवाजे किसी धमाके के साथ खुलते हैं। पलक झपकते ही दर्जनों हाई रैंकिंग ऑफिसर्स अंदर घुसकर उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जाओ शांग आगे बढ़ता है, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा है। वह ऐलान करता है कि एक सीनियर ऑफिसर होने के नाते भी प्रिंस को सोर्ड टेरेस के चीफ को मौत के घाट उतारने का कोई हक नहीं था। वह अपनी लॉन्ग सोर्ड निकालता है और उसे सीधे शेनाई के चेहरे की ओर तान देता है। भले ही प्रिंस ब्लाइंड है, लेकिन वह जाओ शांग की भयानक किलिंग इंटेंट को अपने आसपास साफ महसूस कर सकता है। माहौल में तनाव बढ़ता देख लू शांटोंग मौके का फायदा उठाता है और आग में घी डालने का काम करता है। सिक्स्थ प्रिंस ने अपने रुतबे का गलत इस्तेमाल करके यहाँ अपनी मनमानी की है। ये सोर्ड टेरेस हमारी ग्रेट सॉन्ग की अनबान शान है और अगर ऐसी हरकतें बर्दाश्त की गईं तो पूरी मिलिट्री की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये बातें जाओ शांग के गुस्से को और भड़का देती हैं और उसकी आंखों में जान लेने वाला जुनून चमक उठता है। ये वाकई एक बेहद खतरनाक मोड़ है। पर शेनाई की पेशानी पर शिकन तक नहीं आती। इसके बजाय वह अपनी 7 स्टार ड्रैगन काइट सोर्ड को मजबूती से थामता है और जाओ शांग की तरफ एक एक कदम बढ़ाते हुए कुछ सवाल करता है। वो पूछता है कि एक प्रिंस की हत्या की साजिश रचने वाले के लिए कानून में क्या सजा है और नॉर्दर्न मांग के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाने वाले का क्या अंजाम होना चाहिए। आखिर में वो पूछता है कि उस इंसान को क्या सजा मिलनी चाहिए जो एक प्रिंस और सोर्ड टेरेस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बेइज्जती करने की जरूरत करे। जाओ शांग उस नौजवान को देखता है जो उसके भारी भरकम और डरावने ऑरा के सामने भी बिल्कुल अड़िग खड़ा है। एक लंबी खामोशी के बाद वह जवाब देता है कि इन तीनों ही गुनाहों की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। ये सुनते ही शीना एक ठंडी और बेखौफ हंसी हंसता है और उसकी खुद की किलिंग इंटेंट अचानक उफान मारने लगती है। वह उन्हें याद दिलाता है कि कैसे पहले ही दिन से चिंगशान ने उसका अपमान किया था। वह इस बात की तरफ इशारा करता है कि सोर्ड वॉशिंग सेरेमनी के दौरान उसके आधे से ज्यादा अंगरक्षक नॉर्दर्न मैंग के हत्यारे निकले। वो पूछता है, जनरल आप ही बताइए
क्या चिंगशान इतना बड़ा बेवकूफ़ था कि उसे इन 4 हत्यारों की पहचान नहीं हुई, जबकि वे सब नॉर्दर्न मान की तकनीक इस्तेमाल कर रहे थे और उनके पास उनके खास टोकन्स भी थे? जनरल जाओ, क्या ये मुमकिन है कि वे हत्यारे हमारे अपने ग्रेट सॉन्ग के थे? इन सवालों की बौछार ने जाओ शांग के गुस्से को ठंडा कर दिया। उसे समझ आ गया कि सिक्स्थ प्रिंस के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है और इन तथ्यों की जांच करना बहुत आसान है। सच अब आईने की तरह साफ हो रहा था। जाओ शांग तुरंत औपचारिकता निभाते हुए प्रिंस को सलाम करता है और फिर एक शक भरी नजरों से लू शानोंग की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या ये बातें सच हैं। वो गुस्से में चिल्लाता है कि आखिर ये सारी बातें उससे क्यों छिपाई गईं। लू शानोंग बुरी तरह कांपने लगता है, पर फिर भी हिम्मत जुटाकर कहता है कि प्रिंस की बातें सिर्फ एक तरफा है। वह दलील देता है कि अगर चिंगशान गुनहगार था भी तो कानून सबके लिए बराबर है और प्रिंस को बिना किसी ट्रायल के एक कमांडर को मारने का हक नहीं था। बोलते बोलते वह अपना आपा वापस पा लेता है। उसे लगता है कि भले ही गलती चिंगशान की हो, पर सिक्स्थ प्रिंस के पास किसी की जान लेने का कानूनी अधिकार नहीं है। ऊपर से उसे भरोसा है कि फर्स्ट प्रिंस उनके पीछे खड़ा है, इसलिए जाओ शांग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उधर जाओ शांग समझ जाता है कि उससे मोहरा बनाया जा रहा है। लू शांतोंग उसे अपनी उंगलियों पर नचा रहा था, पर उसकी बात में दम तो था। बिना किसी ठोस जांच के प्रिंस को चिंगशान को नहीं मारना चाहिए था। वह फैसला करता है कि लू शानोंग से बाद में निपटेगा। वो प्रिंस से कहता है कि वो इस मामले की जांच करेगा, पर हकीकत यही है कि एक कमांडर की जान गई है। मिलिट्री लॉ के मुताबिक अपने ही साथी ऑफिसर की हत्या करना एक संगीन जुर्म है, लेकिन चूंकि शेनाए एक प्रिंस है, इसलिए जनरल उसे सजाए मौत नहीं दे सकता। इसके बदले वह हुक्म देता है कि प्रिंस को इसी सॉर्ड पवेलियन में कैद रखा जाए और उसकी इजाजत के बिना वह कहीं बाहर नहीं जा सकता। यह सुनकर शेनाए को गुस्सा नहीं आता, बल्कि वह बड़ी शांति से शुर की तरफ मुड़कर एक खौफनाक आदेश देता है, शुर, जाओ और लू शांतोंग को अभी के अभी खत्म कर दो। इससे पहले कि ये लफ्ज हवा में शांत होते, शुर हमला कर देता है। जाओ शांग इस नाफरमानी पर दहाड़ता है और शुर को रोकने के लिए अपनी तलवार चलाता है, पर ठीक उसी पल शेनाए अपनी 7 स्टार ड्रैगन काइट सो निकालता है और जनरल के वार को बीच में ही रोक देता है। एक कराहने की आवाज के साथ तलवार लू शांतोंग के सीने के पार हो जाती है। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ जाती है और उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका अंत इतनी जल्दी और इस तरह होगा। दूसरी तरफ जाओ शांग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भले ही उसने उस वार में अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी थी, फिर भी वह एक बहुत जोरदार हमला था। एक साधारण 6th रैंक फाइटर के लिए उसे रोकना नामुमकिन था, लेकिन सिक्स्थ प्रिंस ने उसे बड़ी ही आसानी से हवा में ही काट दिया। जनरल का चेहरा अब भयानक गुस्से से लाल हो चुका है। प्रिंस की ऐसी खुली बगावत देखकर उसका मन करता है कि वह अपनी तलवार से उसे वहीं ढेर कर दे। इस बेपनाह गुस्से के सामने भी शेनाए बड़े ही शांत चेहरे के साथ अपनी तलवार वापस म्यान में डाल लेता है। वह कहता है कि लू शानोंग बार बार उनके बीच झगड़ा करवाने की कोशिश कर रहा था। वह दावा करता है कि उसने तो बस जनरल की मदद की है, उस गद्दार को हटाने में जो चिंगशान के साथ मिला हुआ था, और इसके लिए उसे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। जाओ शांग के हाथ गुस्से से कांप रहे हैं। उसकी तलवार अब काबू से बाहर हो रही है और वह उसे निकाल लेता है। उसकी 8th रैंक की ताकत एक खौफनाक मंजर की तरह चारों तरफ फैल जाती है। वह दहाड़ता है, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? पर शेनाए को अपनी तरफ बढ़ती उस मौत की जरा भी परवाह नहीं है। वह कहता है कि अतीत में वह कमजोर जरूर था, पर अब उसकी मार्शल एडवांसमेंट की खबर एम्परर की मेज तक पहुंच चुकी होगी। एक अंधे और बेकार प्रिंस को मारना अलग बात थी, पर अब वह जाओ शांग को अपनी जान की बाजी लगाने की चुनौती देता है। जनरल के चेहरे के हाव भाव तेजी से बदलते हैं। उसके 2 आदमी मारे जा चुके हैं और फर्स्ट प्रिंस इस बात को आसानी से नहीं भुलाएगा, पर शेनबाई जनरल की इस उधेड़बुन को नजरअंदाज कर देता है। उसे पता है कि अगर ये सारी खबर कैपिटल तक पहुंच भी गई तो उसके पिता एम्परर जीन लॉन्ग उसके खिलाफ कोई जल्दबाजी में कदम नहीं उठाएंगे। एम्परर के लिए ये सिक्स्थ प्रिंस जिंदा रहे या मर जाए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आने वाले दिनों में जाओ शान की दखल अंदाजी के बिना शेनाई की ताकत और बढ़ने लगती है। 2 ट्रू एसेंस पिल्स खाने के बाद उसके शरीर से स्पिरिचुअल एनर्जी की लहरें निकलने लगती हैं, जो पूरे पैलेस में महसूस की जा सकती हैं। तभी अचानक एक जोरदार धमाका गूंजता है। ट्रू ची का एक सैलाब पूरे हॉल में फैल जाता है और 7 स्टार ड्रैगन काइट सोर ताकत से थरथराने लगती है। शेनाई अपनी ब्रेक थ्रू महसूस करता है। उसका पूरा ध्यान 7th रैंक पर पहुंचने में लगा है। वह इस बात से बेखबर है कि ठीक उसी वक्त कैपिटल में फर्स्ट प्रिंस अपने पिता एम्परर जीन लॉन्ग के सामने घुटनों के बल बैठा है। फर्स्ट प्रिंस कहता है कि उसने अपने छोटे भाई के बारे में कुछ परेशान करने वाली अफवाहें सुनी हैं और उसे लगा कि अपने पिता को इस बारे में बताना उसका फर्ज है। एम्परर जीन लॉन्ग शांत नजरों से उसे देखते हैं। उन्हें पहले से अंदाजा है कि उनका बड़ा बेटा क्या कहने वाला है, क्योंकि सॉर्ड पवेलियन की रिपोर्ट्स उन तक पहुंच चुकी हैं। फिर भी वे उसे आगे बोलने का इशारा करते हैं। एक गहरी सांस लेकर बड़ा बेटा एम्परर के रहम की दुहाई देता है। वह दलील देता है कि एम्परर ने तो शेनाई को उसकी भलाई के लिए वहां भेजा था, पर बदले में उसने वहां के कमांडर का खून कर दिया। वह कहता है कि प्रिंस का घमंड अब हदें पार कर रहा है और वहां लगातार मौतें हो रही। वह एम्परर से इन गुनाहों की जांच की गुजारिश करता है और चेतावनी देता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो सीमा पर तैनात सैनिकों का दिल टूट जाएगा। एम्परर जीन लॉन्ग इसके जवाब में सिर्फ एक हल्की सी आवाज निकालते हैं,
सच तो यह है कि उनके छठे बेटे की परफॉर्मेंस ने उन्हें चौंका दिया है। एक अंधे आदमी का 6th रैंक जनरल को मार देना ये बताता है कि उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। अगर उसकी ताकत ऐसे ही बढ़ती रही तो शायद वह अब एम्परर के नाम पर कलंक नहीं रहेगा। वे मानते हैं कि लड़के ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है और वादा करते हैं कि वे जांच के लिए किसी को भेजेंगे। पर फर्स्ट प्रिंस बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि उसके पिता इस मामले को हल्के में ले रहे हैं। उसे पता है कि अगर आज इस बात को दबा दिया गया तो एक बार ताकत हासिल करने के बाद शेनाई का कुछ बिगाड़ना नामुमकिन होगा। वह कहता है कि अगर प्रिंस बेगुनाह है तो उसकी बेगुनाही साबित करना जरूरी है, वरना एम्परर की अपनी साख को नुकसान पहुंच सकता है। इन बातों ने एम्परर की सबसे कमजोर रग को छू लिया, उनकी एक महान शासक की छवि। वे फैसला सुनाते हैं कि जांच जरूर होगी, पर साथ ही अपने बड़े बेटे को नसीहत देते हैं कि वह अपना नजरिया बड़ा करे, क्योंकि नॉर्दर्न मैंग की हलचल बढ़ रही है। फर्स्ट प्रिंस तुरंत सिर झुका लेता है। उसे अपने पिता की झिड़की साफ सुनाई दे रही है, पर उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं है। जब तक जांच जारी है वह अपने प्यादे वहां फिट कर सकता है। शेनाई के सुकून भरे दिन अब खत्म होने वाले हैं। इधर इन साजिशों से दूर शेनाई रोजाना मेडिसिनल पिल्स खाकर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। हालांकि उसका सेवक शाइलो जल्द ही एक बुरी खबर लाता है। सोर्ड पवेलियन के लोगों ने गौर किया है कि तलवारों की सोर्ड इंटेंट अपनी स्पिरिचुअल पावर खोती जा रही है। जैसे ही शेनाई पवेलियन पहुंचता है उसे एक तेज और चुभने वाली नजरों का एहसास होता है। शायद नुकसान की वजह से वहां के गार्ड्स बढ़ा दिए गए हैं। अगर ये कड़ी सुरक्षा हमेशा के लिए रही तो यह उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी। भले ही उसका सॉर्ड इंटेंट सोखने का तरीका किसी को दिखाई नहीं देता, पर शक की सुई अब उसकी तरफ मुड़ रही है। कोई भी बेवकूफ ये समझ जाएगा कि जिस तलवार को वह छूता है उसकी जान निकल जाती है। उसे अब और भी सावधानी बरतनी होगी। जब वह 3rd फ्लोर की तरफ बढ़ता है तो एक शख्स जिसका ऑरा किसी नुकीली तलवार जैसा है उसका रास्ता रोक लेता है। वो शख्स अपना परिचय टॉन्किंग सेट के सूडाइन के रूप में देता है और ठंडे अंदाज में कहता है कि अगर प्रिंस का यहाँ कोई काम नहीं है तो उसे चले जाना चाहिए। उसकी आंखों में छिपी धमकी साफ देखी जा सकती है। शेनाई को याद आता है कि उसने इस आदमी को पहले कभी यहाँ नहीं देखा। उसने पहले 5th फ्लोर पर एक तेज इंटेंट महसूस की थी और सोचा था कि वह कुदरती है, पर वो शायद यही छिपे हुए गार्डियंस थे। वह उस आदमी को नजरअंदाज कर देता है और एक तलवार उठाकर उसे देखने का नाटक करते हुए उसकी बची कुची सोर्ड इंटेंट सोखने लगता है। पर यह सीधे एनर्जी सोखने के मुकाबले कुछ भी नहीं था। सच तो यह है कि यह कोई लंबा चलने वाला प्लान नहीं है। अगर ये गार्डियंस उसकी हर हरकत पर नजर रखेंगे तो उसकी तरक्की की रफ्तार बहुत धीमी हो जाएगी। कुछ दिन इसी तनाव के बीच गुजरते हैं। जैसे जैसे सुरक्षा और कड़ी होती है शेनाई की चिड़चिड़ाहट बढ़ती जाती है। अब गार्डियंस सिर्फ ऊपरी मंजिलों पर ही नहीं बल्कि तीसरी और चौथी मंजिल पर भी तैनात हैं। 3rd फ्लोर वाला गार्डियन उसे कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है और हर बार आने पर उसे धमकियां देता है। एक दिन जब शेनाई वहां पहुंचता है तो सूदायन फिर सामने आता है और कहता है कि उसने सुना है प्रिंस ने एक ही बार में 6 लोगों को ढेर कर दिया था। उसे इस पर यकीन नहीं होता। वह कहता है कि शायद उसने प्रिंस को कम आंका है, पर साथ ही यह भी जता देता है कि प्रिंस की अपनी ताकत अभी उतनी नहीं है और उसे मारने के लिए सिर्फ एक बार काफी होगा। उसी पल शेनाई के दिल में उसे खत्म करने का ख्याल आता है। वह साफ शब्दों में उसे वहां से हट जाने को कहता है और सवाल करता है कि क्या इतनी खुली धमकी देने का मतलब यह है कि उसे ग्रेट सॉन्ग के शाही खानदान की कोई इज्जत नहीं है। यह एक जुमला सूदायन को खामोश करने के लिए काफी था। उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। शेनाई एक पल भी वहां नहीं रुकता और सीधे पवेलियन की 4th फ्लोर की तरफ निकल जाता है। अगले दिन वो सोर्ड स्टैंड्स पर नहीं गया क्योंकि कैपिटल से एनवॉयज आखिरकार पहुंच चुके थे। सोर्ड पवेलियन के मुख्य अधिकारियों के तौर पर जाओ श्यांग और शेन बाई साथ मिलकर इंपीरियल मैसेंजर का स्वागत करने निकले। जाओ श्यांग को देखते ही शेन बाई खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही उसकी नजर प्रिंस पर पड़ी उसने चुभती हुई बात कह दी। उसने प्रिंस को आगाह किया कि अब उसकी मुसीबतें शुरू होने वाली है। शेनबाई ने बड़ी शांति से जवाब दिया, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मुसीबत जितनी मेरी है उतनी ही जनरल की भी है। आखिर सोर्ड पवेलियन ग्रेट सॉन्ग का नॉर्दर्न आर्मरी है, एक ऐसी जगह जिसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। फिर भी जनरल ने एक इंपीरियल प्रिंस को बार बार असैसिन्स का निशाना बन लिया। यह एक ऐसी लापरवाही थी जिससे जनरल किसी भी हाल में बच नहीं सकता था। यह सुनकर जाओ श्यांग का चेहरा तुरंत उतर गया। यह सच था कि वो अपनी इस गलती से भाग नहीं सकता था। हालांकि एम्परर उसे शायद ही कोई सख्त सजा देते, लेकिन शेनबाई की बातों ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। कुछ ही देर में एक बड़ा काफिला शान के साथ वहां पहुंचा। चीफ यूनक अपनी गाड़ी से बाहर निकला। उसके चेहरे पर साफ चिड़चिड़ाहट थी। इस बेअसर 6th प्रिंस की खातिर उसे पैलेस की ऐशो आराम वाली जिंदगी छोड़कर इस धूल भरी सरहद पर आना पड़ा था। फिर भी उसने अपनी खींच को बाहर जाहिर नहीं होने दिया। उसने अपने साथियों की तरफ देखा, तभी उनमें से एक ने शिकायत भरे अंदाज में कहा कि वे लोग आखिरकार पहुंच तो गए, लेकिन 6th प्रिंस का एम्परर के प्रति रवैया वाकई चिंताजनक है, क्योंकि उसने सिटी गेट्स पर उनका स्वागत करने की जहमत तक नहीं उठाई। ये वाकई एक बहुत बड़ा और साहसी आरोप था। शेनबाई इस पूरी स्थिति को बखूबी समझ रहा था। सोर्ड पवेलियन के जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते प्रिंस को अपनी पोस्ट छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए था। इधर शहर के अंदर मार्शल सप्रेशन ब्यूरो का एक मैनेजर फोंग मिंग खुलेआम 6th प्रिंस के लिए अपनी नफरत जाहिर कर रहा था।
शेनबे ने फोंग मिंग को कोई खुला जवाब नहीं दिया। उसे पता था कि सिक्स्थ प्रिंस अंधा है और फर्स्ट प्रिंस के मुकाबले वफादारी किसके साथ होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल साफ थी। उसे पता था कि कब अपनी आंखें मूंद लेनी है। उसके बगल में खड़ा आदमी लगातार दलीलें दे रहा था कि भले ही उनकी अपनी कोई अहमियत न हो, लेकिन वे यहाँ एम्परर के सम्मान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसने जोर देकर कहा कि सिक्स्थ प्रिंस का ये व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस तरह दोनों ने मिलकर अपनी नफरत की आग को और हवा दी। बस एक छोटी सी बातचीत ने ही शेनबाई के भविष्य का रास्ता तय कर दिया था, और वो रास्ता दुश्मनी से भरा था। थोड़ी ही देर बाद काफिला शहर के अंदर दाखिल हुआ। शेनबाई और सोर्ड पवेलियन के बाकी अधिकारियों ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। औपचारिक मुलाकातों के बाद फोंग मिंग ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, बहुत वक्त बीत गया प्रिंस, आपको सही सलामत देखकर मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला है। ये महज कहने की बातें थीं, क्योंकि फोंग मिंग के चेहरे पर जरा भी शराफत नहीं थी। जैसे ही शेनबाई ने उससे कुछ संक्षिप्त बातें की, तभी अचानक एक तीखी आवाज गूंजी और सीधे प्रिंस को संबोधित करने लगी। आवाज मार्शल सेपरेशन ब्यूरो के मैनेजर फोंग मिंग की थी, जिसने ऐलान किया कि वह यहाँ चोंगशान और लू शानटोंग की मौत की जांच करने आया है। उसने प्रिंस को याद दिलाया कि वे दोनों ग्रेट टोंग मिलिट्री के मजबूत स्तंभ थे। उसने कड़े लहजे में पूछा कि क्या प्रिंस खुद को इंपीरियल लॉ से ऊपर समझते हैं, जो उन्होंने सरेआम उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये सब किनारे खड़े होकर देख रहे जाओ शान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसे पता था कि कैपिटल से आए ये मेहमान इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फोंग मिंग के इन आक्रामक सवालों के सामने भी शेनबाई ने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। उसने बड़ी शांति से फोंग मिंग को याद दिलाया कि वो अभी भी एक इंपीरियल प्रिंस है और जांच शुरू होने से पहले ही उस पर इस तरह के सवाल उठाना तर्कहीन है। फोंग मिंग ने पलटकर जवाब दिया कि वो अपनी जांच तो जरूर करेगा, लेकिन उसने प्रिंस को चेतावनी दी कि अगर उसका दामन साफ नहीं निकला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने दावा किया कि वो बिना किसी पक्षपात के कानून का पालन करेगा। सच कहें तो उसका इंसाफ महज एक नाटक लग रहा था। माहौल में तनाव बढ़ता देख चीफ यूनिट ने बीच बचाव किया और हंसते हुए कहा कि इन कामों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत वक्त बाकी है। उसने समझाया कि एक इंपीरियल प्रिंस के बारे में इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं सुनाना चाहिए। अपनी चालाकी भरी बातों से उसने फिलहाल के लिए उस टकराव को टाल दिया। लेकिन जैसे ही शेनबाई वहां से मुड़ा, फोंग मिंग की आंखों में उसके लिए साफ नफरत चमक रही थी। रात होते ही शेनबाई अपने मेन हॉल में बैठकर अपनी इंटरनल एनर्जी पर ध्यान लगाने लगा। उसे पता था कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। अपनी मौजूदा स्थिति में वो दिन के उजाले में सोर्ड पवेलियन जाके सोर्डची हासिल नहीं कर सकता था। उसे लगा था कि ये लोग साये की तरह छुपकर वार करेंगे, लेकिन उनकी दुश्मनी तो उम्मीद से ज्यादा जाहिर थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अपनी मंशा छुपाने की कोई जरूरत ही महसूस नहीं हो रही। उसे लगा कि शायद उन्हें यकीन है कि वे बिना किसी सबूत के भी उसे गायब कर सकते हैं। शेनबाई यही सोच रहा था कि तभी अचानक बाहर लड़ने की आवाज आई और कुछ ही पलों में सन्नाटा छा गया। थोड़ी ही देर में शुरा स्लीव कमरे में दाखिल हुआ। उसके कपड़ों पर ताज़ा खून के धब्बे थे। उसने रिपोर्ट दी कि किसी ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे रास्ते में ही ढेर कर दिया गया। शेनबाई को जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसे अंदाजा था कि फोंग मिंग एक पल भी इंतजार नहीं करेगा। सोर्ड पेविलियन में कदम रखते ही हमले शुरू हो गए थे और इन हमलावरों की पहचान किसी से छुपी नहीं थी। कुछ दिनों बाद फोंग मिंग गुस्से में आग बबूला होकर प्रिंस के ठिकाने पर पहुंचा और मेज पर सबूतों का एक डॉसिया पटकते हुए दावा किया कि प्रिंस के दावों का कोई सीधा कनेक्शन नहीं मिला है। उसने कहा कि उनकी जांच के मुताबिक लू शांतोंग का नॉर्दर्न मान के किसी भी इंसान से कोई संपर्क नहीं था, इसलिए वो उनका स्पाई नहीं हो सकता। यह सुनकर शेनबाई के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कान आ गई। सच तो यह था कि फोंग मिंग की दलीलें बिल्कुल खोखली थीं। शेनबाई ने साफ कहा कि भले ही कनेक्शन न मिल रहे हो, लेकिन चोंगशान की नफरत सबके सामने थी। भला ऐसा कैसा इत्तेफाक है कि 8 लोगों के बीच 4 असैसिन्स छिपे हुए थे। इसके अलावा पूरा सोर्ड पेविलियन जानता था कि लू शांटोंग प्रिंस को मारना चाहता है। शेनबाई ने सवाल उठाया कि यहाँ आने के बाद उन्होंने असली मकसद या मास्टरमाइंड को ढूंढने के बजाय अपना सारा जोर उसे दोषी ठहराने में क्यों लगा दिया है। बोलते बोलते उसके शरीर से एक भयानक किलिंग इंटेंट निकली, जैसे वो गुस्से से भर गया हो। ये देखकर फोंग मिंग को अंदर ही अंदर बड़ी खुशी हुई। उसे पता था कि प्रिंस को सीधे सजा देने के लिए उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। उसका मकसद सिर्फ शेनबाई को भड़काना था, ताकि वो गुस्से में कोई ऐसी गलती कर बैठे जिससे उसे इस अंधे प्रिंस को रास्ते से हटाने का बहाना मिल जाए। इससे पहले कि फोंग मिंग कुछ बोलता, उसके पास खड़े एक ऑफिसर ने बीच में दखल दिया। उसने जोर देकर कहा कि सारे मामलों की जांच एक एक करके होगी और अभी के सबूतों के हिसाब से प्रिंस के पास उन लोगों को खत्म करने की कोई ठोस वजह नहीं थी। उसने प्रिंस को सलाह दी कि वो अब अपनी बेगुनाही साबित करने के बारे में सोचना शुरू कर दे। उसने वाकई प्रिंस को खुद अपना रास्ता साफ करने की धमकी दी थी। यह सुनकर शेनबाई ने उस घमंडी ऑफिसर की तरफ देखा। उसने पूछा कि क्या वे वाकई बिना सबूत के उसे अपराधी मान रहे हैं और क्या उन्हें लगता है कि उसकी तलवार अब कमजोर पड़ गई है। उस आदमी ने फोंग मिंग की तरफ देखा और अपने सीनियर की आंखों में शह पाकर हिम्मत दिखाते हुए कहा कि वही इस जांच को संभाल रहा है। उसने कहा कि अगर सब ठीक रहा तो अगले महीने तक प्रिंस एक प्रिजन सेल में अपनी जिंदगी बिता रहा होगा। उसने कसम खाई कि वो अपने उन भाइयों का बदला लेने के लिए प्रिंस को खुद जेल पहुंचाएगा। जिस तरह उसने प्रिंस का नाम लिया, उसे सुनकर शेनबाई को हंसी आ रही थी।
ये साफ था कि सोड पवेलियन आने से पहले यह आदमी शायद चोंगशान या लू शांतोंग को जानता तक नहीं था। लेकिन बात ये नहीं थी, बात सिर्फ उस उकसावे की थी जिसे वे शिन बाई से बाहर निकालना चाहते थे। बदकिस्मती से उन्हें निराशा ही हाथ लगने वाली थी। उनकी धमकियां सुनने के बाद शिन बाई का चेहरा फिर से शांत हो गया। उसने उनसे कहा, अगर यही तुम्हारा प्लान है तो एक प्रिंस को फंसाने के लिए तुम्हें और कड़ी मेहनत करनी। उसने चेतावनी दी कि ऐसा जुर्म उनके पूरे खानदान को खत्म करने के लिए काफी है, और सवाल किया कि क्या उनके पीछे खड़ा इंसान उन्हें इसके अंजाम से बचा पाएगा। अपनी बात पूरी करने के बाद शन बे ने उन्हें जवाब देने का मौका भी नहीं दिया और वहां से चल दिया। अब फॉन्ग मिंग वाकई घबराने लगा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हालात इस कदर बेकाबू हो जाएंगे। वो बड़बड़ाया कि वे सिक्स्थ प्रिंस को जिंदा वापस नहीं जाने दे सकते, वरना उनकी अपनी मौत तय है। उन्हें हर हाल में जांच जारी रखनी थी, चाहे उन्हें झूठे सबूत ही क्यों न गढ़ने पड़े। उन्हें उसे मारने की एक वजह चाहिए थी। लेकिन जनरल जाओशांग बेवकूफ़ नहीं था, और चीफ यूनिक को भी इतनी आसानी से नहीं मनाया जा सकता था। अगर सबूत कमज़ोर हुए तो वे न सिर्फ मर्द से मना कर देंगे, बल्कि रास्ते में अड़ंगा भी डालेंगे। फॉन्ग मिंग ने एक गहरी नज़र डाली और खौफनाक लहजे में कहा कि असली सबूत ढूंढना मुश्किल है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक बहाने की ज़रूरत है। अगर वे शहर के अंदर हमला नहीं कर सकते तो वे उसे बाहर बुलाएंगे। एक बार शहर से बाहर निकलने के बाद सिक्स्थ प्रिंस मुकाबला नहीं कर पाएगा। ऑफिसर तुयन एक पल के लिए ठिठका और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फॉन्ग मिंग की आंखों में अब वो जानलेवा इरादा साफ दिख रहा था जिसे छुपाना नामुमकिन था। इसी बीच हम देखते हैं कि शिन बाई वापस सॉर्ड पवेलियन पहुंचा है ताकि सॉर्ड इंटेंट के स्पिरिचुअल डोमेन को सोख सके। पूरे दिन उसे किसी ने परेशान नहीं किया, फिर भी वो महसूस कर सकता था कि अंधेरे से कोई उस पर नजर रख रहा है। जैसे ही शाम ढलने लगी, उसने खिड़की के बाहर देखा और निकलने की तैयारी की। तभी कुछ लोग उसके पास आए। एक ने कड़ाई से पूछा कि वो कौन है और सॉर्ड पवेलियन के अंदर क्या कर रहा है। ये एक साधारण पूछताछ लग रही थी, लेकिन शनबाई को उनकी बातों से ही साफ किलिंग इंटेंट महसूस हो रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अचानक एक और आवाज गूंजी। वो आवाज अपने सीनियर ब्रदर को पुकार रही थी और दावा कर रही थी कि सील्ड सिल्वर सॉर्ड के साथ कोई समस्या है। सबकी नजर उस हथियार पर पड़ी जो अभी शनबाई के हाथ में था। उस तलवार के अंदर का स्पिरिचुअल डोमेन गायब हो चुका था, जैसे उसे पूरी तरह सोख लिया गया हो। सीनियर ब्रदर ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया। उसने ऐलान किया कि उसे शक था कि सोर्ड इंटेंट आखिर कम क्यों हो रही है, और अब साफ है कि यह सब शिनबाई की करतूत है। उसने अपने शिष्यों को हुक्म दिया कि उसे तुरंत पकड़ लिया जाए ताकि उनका मास्टर फैसला कर सके। उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली और हमले के लिए तैयार हो गए। ये देखकर शिनबाई ने सिर्फ अपना सिर झुका लिया। हालांकि ये लोग उसे जानबूझकर फंसा रहे थे, पर अनजाने में उन्होंने सच ही बोल दिया था। सील्ड सिल्वर सोर्ड एक मशहूर तलवार थी जिसकी अपनी एक आध्यात्मिक लय थी। आमतौर पर वो लय कभी खत्म नहीं होती थी। सिर्फ एक टॉप टायर एक्सपर्ट या एक खास स्पिरिट डिस्पर्सिंग पाउडर ही उसे तबाह कर सकता था। अगर किसी ने उस पाउडर का इस्तेमाल किया था तो वो इंसान यहीं मौजूद था, और इस कमरे में सबसे बड़ा शक उसी आदमी पर था जिसने आखिरी बार तलवार पकड़ी थी। ये सुनते ही उन शिष्यों के चेहरे पीले पड़ गए और उनके माथे पर पसीना आने लगा। उस शिष्य को अच्छी तरह पता था कि बचा हुआ स्पिरिट डिस्पर्सिंग पाउडर अभी भी उसकी जेब में छुपा हुआ है। उसने चिल्लाकर सीनियर ब्रदर से मदद मांगी ताकि वो पहले हमला कर सके। लेकिन इससे पहले कि सनपिंग सेक्ट नेता कुछ बोल पाता, शिनबाई ने तेजी से एक वार किया और सीधे उस इल्जाम लगाने वाले शिष्य पर झपटा। उस आदमी ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो खून की उल्टियां कर रहा था। आखिर उसकी ताकत महज 4th या 5th स्टेज की ही तो थी। उस हमले के सामने वो टिक ही नहीं पाया। अगले ही पल शिनबाई ठीक उसके सामने आ गया और उसने अपने रोब से बचा हुआ पाउडर निकाल लिया। अचानक हुए इस बदलाव ने सबकी हालत खराब कर दी। शिनबाई की मूवमेंट्स इतनी तेज थीं कि कोई रिएक्ट भी नहीं कर पाया। अब पासा पलट चुका था और सबूत उसके हाथ में था। सीनियर ब्रदर की आंखें सदमे और गुस्से से फटी की फटी रह गईं, लेकिन उसकी अभी कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। उधर अंधेरे में छुपी सुरई अपनी आंखों में कत्ल का इरादा लिए सब देख रही थी, और यहां तक कि बाकी फ्लोर्स के गार्डियंस की नजरें भी इसी हंगामे पर थीं। उनके लिए यह साफ था कि स्टॉम्पिंग सेक्ट इस बार बहुत आगे निकल चुका था। यह साफ उकसावा था जिससे अंदाज लगाया जा सकता था कि इंपीरियल कोर्ट में कोई ऐसा है जिसकी सिक्स्थ प्रिंस से पुरानी दुश्मनी है। ये एक खतरनाक खेल था, और सेक्ट और कोर्ट के बीच का यह अलायंस अब सबके सामने साफ हो जा रहा था। शी ने ऐलान किया कि उसने उनके लिए अपराधी को ढूंढ लिया है, और उस पाउडर को उनकी साजिश के एक पुख्ता सबूत की तरह सबके सामने रखा। उसने उस आदमी को गर्दन से दबोच लिया और एक ठंडी बेरुखी भरी मुस्कान दी। सीनियर ब्रदर का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसने मांग की कि शेन भी उसके जूनियर को छोड़ दे, क्योंकि स्टॉम्पिंग सेक्ट अपने मामले खुद संभालता है। लेकिन श्वान के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। अगले ही पल उसने अपनी पकड़ मजबूत की और पूरे कमरे में एक हड्डी टूटने की आवाज गूंज गई। उस डिसाइपल की आंखों की चमक बुझ गई और उसकी जान निकल गई। ये देखते ही सीनियर ब्रदर की आंखें गुस्से से खून जैसी लाल हो गईं। बचे हुए डिसाइपल्स ने एक साथ हमला कर दिया, लेकिन शी ने बिना डरे अपनी 7 स्टार ड्रैगन अबिस स्वॉर्ड निकाल ली। इतने सालों में उसने स्वॉर्ड नॉलेज का जो समंदर इकट्ठा किया था, वो सब इस एक पल में बाहर आ गया। उसने 3 स्ट्राइक्स की बात की। पहली स्ट्राइक थी वाव टू किल मैन,
जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, तलवार ने अपना निशाना साध लिया। दूसरी स्ट्राइक थी वाओ टू स्ले गॉड्स। अचानक पूरा हॉल एक डरावनी चांदी जैसी रोशनी से भर गया और चारों तरफ सोड ची और खून का नाच शुरू हो गया। बस एक पल में ही सारे डिसाइपल्स ढेर हो गए और अब सिर्फ सीनियर ब्रदर अकेला खड़ा था। गम और गुस्से से पागल होकर सीनियर ब्रदर अपने मास्टर को आवाज देने लगा। इधर शानबे अपना अगला वार करने ही वाला था कि तभी कमरे में एक भयानक वायलेंट एनर्जी का विस्फोट हुआ। एक तीखी ठंडी रोशनी सीधे उसकी तरफ आई, लेकिन श्वान की रफ्तार एक सेकंड के लिए भी नहीं थमी। उसके हाथ में मौजूद तलवार अपना खूनी खेल जारी रखती है और वो अपनी तीसरी स्ट्राइक वाओ टू किल ऑल लिविंग बीइंग्स का ऐलान कर देता है। देखते ही देखते सीनियर ब्रदर का सिर धड़ से अलग होकर हवा में उछल गया। फिफ्थ रेल्म और सिक्स्थ रैंक का वो ताकतवर कल्टिवेटर उसके सामने टिक तक नहीं पाया। तभी सुदाई का वो ठंडा और खौफनाक हमला आखिरकार उस तक पहुंच गया। अपने गुस्से में उसने एथ रैंक की पूरी ताकत झोंक दी थी। हवा के एक तेज थपेड़े के साथ श्वान पीछे की तरफ खिंचता चला गया। हालांकि वो फिफ्थ रेल्म के 7th रैंक तक पहुंच चुका था, फिर भी इतनी भयानक ताकत का सामना करना उसके लिए मुश्किल था। सुदाई अब नफरत की आग में जल रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ताकत इस मुकाम तक पहुंच जाएगी। अगर उसने हिसाब लगाने में गलती ना की होती तो शायद उसका सबसे काबिल डिसाइपल इतनी आसानी से नहीं मरता। लेकिन अब उसके गुस्से भरे हमले ने भी उसे सिर्फ पीछे धकेला था, कोई गहरी चोट नहीं पहुंचा पाई। इसी पर उसके दिल में एक पछतावा जागा कि क्या उसे थोड़े से फायदे के लिए स्टॉम्पिंग सेक्ट को कोर्ट पॉलिटिक्स में पढ़ने देना चाहिए था। जैसा कि लू जिंग ने कहा था, भले ही मार्शल वर्ल्ड और इंपीरियल कोर्ट आग और पानी की तरह हों, लेकिन अगर कोई बीच में दखल न दे तो वे साथ रह सकते हैं। जब तक वे सिंहासन की लड़ाई से दूर रहते, इन सेक्ट्स को एम्पायर की ताकत से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। स्टॉम्पिंग सेक्ट और सिक्स्थ प्रिंस अब कट्टर दुश्मन बन चुके थे और वो जानती थी कि अगर प्रिंस जिंदा रहा तो अगले 5 सालों में उसका पूरा सेक्ट मिटा दिया जाएगा। उसके अंदर कत्ल का जुनून सवार हो गया और वो एक बार फिर आगे बढ़ी। उसकी तलवार सीधे श्वान की जान लेने के लिए बढ़ी। आम हालत में एक 7th रैंक का योद्धा 8th रैंक के सामने इस बंद जगह में पक्का मारा जाता और यहाँ तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। तभी शीएमबी से बिजली की कड़क जैसी एक जबरदस्त सॉर्ड इंटेंट निकली, पर तभी एक नए शख्स ने आकर सुदाई को बीच में ही रोक दिया। सुदाई का चेहरा उतर गया और उसने चिल्लाकर लू जिंगी से रास्ते से हटने को कहा, लेकिन लू जिंगी एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर आज उसने 6th प्रिंस को मारा तो एम्परर जीन लॉन्ग को पूरे मार्शल वर्ल्ड को अपने घोड़ों के पैरों तले कुचलने का बहाना मिल जाएगा। उसी वक्त 3 और लोग वहां आ पहुंचे और उन्होंने अपनी भयानक ताकत के साथ सुदाई को चारों तरफ से घेर लिया। उनमें से सबसे कमजोर भी 8th रैंक का था और वो सब कोर्ट और मार्शल वर्ल्ड के बीच के उस अनकहे समझौते को समझते थे। इसी समझ की वजह से एम्परर जीन लॉन्ग कोई कदम नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि एक सीधा हमला पूरे जांग हू को भड़का सकता था और उनकी हुकूमत को हिला सकता था। हालांकि एम्पर हमेशा सेक्ट्स को कमजोर करने का मौका ढूंढ रहे थे और चाहे प्रिंस उनका कितना ही प्यारा क्यों न हो, उसे इस तरह खुलेआम मरने नहीं दिया जा सकता था। जैसे ही वे चारों मास्टर्स अपनी जगह पर डटे रहे, शामी ने खून की एक उल्टी की। उसे एहसास हुआ कि गुस्से में किए गए 8th रैंक के वार को झेलना इतना आसान नहीं था। शिमाई ने ऐलान किया, मैंने आज एक 8th रैंक मास्टर का तरीका देख लिया है, और उसने कसम खाई कि अगर वो बच गया तो एक दिन पूरे सिंकिंग सेक्ट का सफाया कर देगा। उसकी आवाज़ में कत्ल का इरादा साफ झलक रहा था जब उसने अपनी स्टार अबिस तलवार को वापस रखा और वहां से बिना डगमगाए चल पड़ा। जैसे ही उसने सोड पवेलियन छोड़ा, पीछे से सुडाई की दहाड़ने की आवाज़ें गूंज रही थीं। हालांकि यह सब वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। सच तो यह था कि वो चाहता था कि सुडाई फिर से वार करे, क्योंकि वो इन दुश्मनों को जिंदा छोड़ने के बजाय लाशों में बदलना पसंद करता था। अचानक उसके हाथ के पीछे एक आंख उभर आई। उसके कत्ल के इरादे की वजह से उसकी स्किन पर अजीब से हमिंग पैटर्न्स बनने लगे। उसे इस गोस्ट हैंड को काबू करने में मुश्किल हो रही थी, जिसने बहुत समय से अपना असली रूप नहीं दिखाया था। उधर सोड पवेलियन की खबर फोंगमिंग तक पहुंची और हमने देखा कि तुयिन बहुत परेशान दिख रहा था। तुयिन ने फोंगमिंग को समझाया कि वे अब और इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिक चौ ने पक्का खबर पहुंचा दी होगी और ये उनके पास आखिरी मौका है। उसे डर था कि एक बार एम्परर का हुक्म आ गया तो वे बर्बाद हो जाएंगे, खासकर तब जब 6th प्रिंस पहले ही 7th रैंक पर पहुंच चुका था। तुयान ने माना कि शायद वो अकेला उसे न मार पाए, लेकिन फोंगमिंग के चेहरे पर एक डरावनी शांति थी जब उसने अपने पुराने प्लान पर फिर से गौर किया। उनका प्लान था कि प्रिंस को इनाम का लालच देकर शहर से बाहर निकाला जाए ताकि तुयिन को हमला करने का मौका मिले। जहां एक आदमी प्रिंस को मारने में नाकाम रह सकता है, फोंगमिंग ने एक शैतानी मुस्कान के साथ 500 आदमियों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। 500 एलीट वेटरन्स के सामने एक ताकतवर कल्टिवेटर भी ढेर हो जाएगा, खासकर तब जब 6th प्रिंस एक लोन वुल्फ की तरह अकेला हो। उसके पास उसे बचाने के लिए कोई वफादार सिपाही नहीं थे। जैसे ही तुयिन को इस जाल की गहराई समझ आई, दोनों एक साथ शैतानी हंसी हंसने लगे। उधर सोड टेरेस पर हलचल बढ़ रही थी, पर शेनबी के लिए इन सब बातों से उसकी रोजाना की रूटीन में कोई फर्क नहीं पड़ा। भले ही हालात खतरनाक थे, लेकिन सब कुछ उसके कैलकुलेशंस के मुताबिक था और वो आने वाले तूफान के लिए तैयार था। अगले दिन जैसे ही उसने अपने रिवॉर्ड्स लिए,
उसका नौकर शुली भागते हुए आया। उसने बताया कि कल रात सोड पवेलियन में एक बड़ी जंग हुई थी, जहां एक ताकतवर गार्डियन की धोखे से हत्या कर दी गई। वो कातिल साफ बच निकला, जिससे शिनबी हैरान रह गया, क्योंकि पवेलियन की रखवाली करने वाला कम से कम 8th रैंक मास्टर होता है। इसके अलावा वहां एक से ज्यादा गार्डियन तैनात थे, जिससे शिनबी सोचने लगा कि आखिर किसके पास इतनी काबिलियत हो सकती है। शुली ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि ये जानकारी उसकी पहुंच से बाहर थी। अपनी 7 स्टार ड्रैगन अबिस उठाकर वो खड़ा हुआ और सोड टेरेस की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वो सोड पवेलियन के बाहर पहुंचा, जहां जाओ उसका इंतजार कर रहा था। जाओ ने 6th प्रिंस को चेतावनी दी, यहाँ मुसीबत शुरू हो चुकी है, इसलिए आपको अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। शी ने जवाब दिया, जनरल जानते हैं कि मुझे ये पवेलियन कितना पसंद है। उसने अपनी चिंता जाहिर की और पूछा कि आखिर किस गार्डियन को चोट पहुंची है। जाओ शियांग ने उसे गहराई से देखा और बताया कि मरने वाला वूजी सेक्ट का एक 8th रैंक एल्डर था और कातिल अभी भी याद है। उसने शी को कुछ समय के लिए दूर रहने की सलाह दी, ताकि वो उस कातिल का शिकार न बन जाए। मन ही मन उसे अफसोस हुआ कि काश मरने वाली स्टॉम्पिंग सेक्ट की सूदाई होती। हालात को समझते हुए उसने जनरल को अलविदा कहा और उम्मीद जताई कि विलन जल्द ही पकड़ा जाएगा। इसके बाद वो एक पल भी वहां नहीं रुका। वापस मुड़कर वो शुली के साथ अपने ठिकाने पर आ गया। उसे एहसास हुआ कि 8th रैंक मास्टर को मारने वाला कातिल उसके लिए भी खतरा हो सकता है। सच तो ये था कि खुले में रहना बहुत खतरनाक था। उसने तय किया कि अपने महल में रहकर सेक्लूडेड कल्टीवेशन करना ही बेहतर होगा। एकांत में 1 साल और बीत गया। बड़ी उम्मीद के साथ उसने अपना इनाम लेने के लिए 1000 पाथ सिस्टम खोला। सिस्टम ने उसे बधाई दी, आपने प्यूपिल ऑफ ब्रेकिंग डिल्यूजन हासिल कर ली है। ये ताकत भ्रम को मिटाकर असली सच दिखाने की काबिलियत रखती है। जैसे ही सिस्टम की आवाज बंद हुई, उसकी आंखों में ट्रूकी का बहाव शुरू हो गया। उसे अपनी आंखों में एक तेज गर्मी महसूस हुई, जो इस बदलाव का इशारा थी। उसने अपनी आंखें खोली और उसके गालों पर 2 गर्म आंसू ढलक पड़े। बहुत लंबे समय के बाद वो आखिरकार देख पा रहा था। हालांकि उसका गोस्ट हैंड उसे आसपास का अंदाज दे देता था, लेकिन वो आंखों से देखने जैसा नहीं था। 10 साल से अंधे इंसान के लिए ये सबसे बड़ा तोहफा था। हालांकि प्यूपिल ऑफ ब्रेकिंग डिल्यूजन सिर्फ रोशनी ही नहीं देती, इसका सबसे बुनियादी काम ठोस चीजों पार देखना था। इस डिवाइन प्यूपिल की नजरों में दीवारों जैसी रुकावटों का कोई वजूद नहीं था। अगर वो चाहे तो एक मोटी दीवार के पार भी ऐसे देख सकता था जैसे वो कांच हो। इतना ही नहीं, वो अब खुद त्रुकी के बहाव को भी देख सकता था। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। इसका मतलब था कि अब उसे अपनी कल्टीवेशन के भटकने की चिंता नहीं थी। और सबसे अच्छी बात यह थी कि जंग के मैदान में वो दुश्मन की एनर्जी का बहाव देख सकता था। इससे वो दुश्मन की हर चाल का पहले ही अंदाजा लगा सकता था। ये बिना किसी शक के गॉड टियर टेक्निक थी, जिसने सब कुछ बदल दिया था। इधर जब वो अपनी साधना में मशगूल था, बाहर की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा था। खबरें आ रही थीं कि सरहद पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बयान कैवलरी के निशान जेंटाई की सरहदों के बाहर भी देखे गए। ये खबर मिलते ही चीफ यूनिक बेचैन हो गया। वो फोंग मिंग और दूसरों के पास बार बार गया, ताकि वे जल्द से जल्द वहां से निकल सकें, लेकिन फोंग मिंग उसे बहानों से टालता रहा। सच तो ये था कि फोंग मिंग खुद भी झुंझलाया हुआ था। जब से बैंग कैवलरी आई थी, वो 6th प्रिंस को उसके महल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। मगर वो 6th प्रिंस तो जैसे मिलिट्री ग्लोरी या किसी भी तरह के मेरिट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। सच तो यह है कि फोंग मिन को अब तक अपनी चाल चलने का एक भी सही मौका नहीं मिला था। तभी अचानक बॉर्डर से कुछ अर्जेंट रिपोर्ट्स आती हैं। बयांग ने एक बहुत बड़ा मिशन शुरू कर दिया है और देखते ही देखते पूरा फ्रंटियर एक गहरे संकट में डूब जाता है। ये खबर सुनते ही जो शांग्स के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल जाते हैं। वो खुद 50,000 आयरन गार्ड्स की फौज लेकर बॉर्डर की ओर कूच कर देता है और जेंटाई की रक्षा के लिए पीछे सिर्फ 30,000 सैनिक ही रह जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि शेनपाई एक बार फिर सोड पवेलियन के अंदर कदम रख रहा है। 4th फ्लोर का वो गार्डियन जो पहले मारा गया था, उसकी जगह अब खाली पड़ी है और इसी वजह से उसे ज्यादा सोड इंटेंट को डिवार करने का एक दुर्लभ मौका मिल जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसे पाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पूरे पवेलियन में अचानक एक खौफनाक किलिंग इंटेंट फैल जाता है और एक कड़कती हुई आवाज गूंजती है। वहां कौन है? उस ताकतवर ऑरा के दबाव में पूरा सोड पवेलियन बुरी तरह से थरथराने लगता है। आवाज लगाने वाला शख्स उसी सेक्ट का सूदाय था। ठीक उसी वक्त 2 और बेहद शक्तिशाली ऑराज एक साथ वहां धमाके के साथ प्रकट होते हैं। एक जोरदार धमाके के बाद सुदाई को सीधा सोड पवेलियन के बाहर फेंक दिया जाता है। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका है। अपनी पूरी ताकत से डिफेंस करने के बावजूद वो इतने भारी दबाव को झेल नहीं पाया। आखिर एक 8th रैंक और एक 9th रैंक मास्टर के मिले जुले हमले का सामना करना मुमकिन नहीं था। और तभी शेनपाई अपनी आंखों के सामने उन अटैकर्स को साफ साफ देख पाता है। उनके चेहरे की वो अजीब बनावट और शरीर पर बने वो ट्राइबल टोटम्स देखकर ये साफ पता चल रहा था कि ये लोग बयांग से आए हैं। वाकई ये एक बेहद हिम्मत भरा कदम था। इसी बीच लूजिंगी और दूसरा गार्डियन भी पवेलियन के बाहर आ पहुंचते हैं। अब 5 मास्टर्स एक दूसरे के आमने सामने एक तनावपूर्ण स्टैंड ऑफ में खड़े थे,
सबके वेपन्स निकल चुके थे और वो किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार थे। लू जिंगी उन दोनों इंट्रूडर्स की तरफ बड़ी संजीदगी से देखता है और उसके मन में एक ही बात चल रही है कि बयान के ये चोर शायद ये समझ बैठे हैं कि वो यहाँ जब चाहें अपनी मर्जी से आ सकते हैं। उधर डेटा सॉन्ग में ये सुनकर अनीता नाम का वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और डींगे मारते हुए कहता है, मैं तो पहले ही एक 8th रैंक मास्टर को खत्म कर चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि अब तुम दोनों में हमें रोकने की हिम्मत है। जैसे ही वो महान ईगल नीचे की तरफ तेजी से झपट्टा मारता है, वो पांचों एक जबरदस्त और अफरातफरी भरी जंग में उलझ जाते हैं। उनकी इस भयानक लड़ाई से उठने वाले एक्सप्लोजिव शॉक्स अब आसपास की गलियों में भी महसूस होने लगे हैं। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन, हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।